हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है भारतीय संस्कृत। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं समास। तो देखिए दोस्तों, समास किसे कहते हैं, सबसे पहले बात करते हैं। तो देखिए क्या कहते हैं कि अपन कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। ये अपन ने शुरुआत में पढ़ी है, जो कि अपन ने कब पढ़ी थी, कक्षा 6 में। वही परिभाषा अपने को याद है, लेकिन अब मैं इसको थोड़ा अपडेट करना चाहता हूँ या थोड़ा बदलना चाहता हूँ, इसीलिए मैं थोड़ी नई परिभाषा बता देता हूँ आपको एक। तो नई परिभाषा हम कह सकते हैं कि जहाँ दो या दो से अधिक पदों की विभक्ति का लोप करके अब लोप का मतलब क्या होता है, कह सकते हैं अर्थात गायब करके, अर्थात हटाकर एक पद बनाया जाता है, उसे समास कहते हैं। अब बात करें कि जैसे मान लो, ये तो हो गई हिंदी में, लेकिन अब 10वीं वालों के लिए तो संस्कृत में आएगी परिभाषा, उसको संस्कृत में लिखना पड़ेगा। देखिए जैसे संस्कृत में क्या होती है, तो इसी का ही संस्कृत रूपांतर लेंगे अपन। अनेक पदानाम एक पदी भवनम समास, ऐसा अपन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अनेक पदानाम एक पदी भवनम समास। अब जो छोटी क्लास वाले उनका क्या, तो उनके लिए भी एक छोटी है परिभाषा। तो देखिए उसको कह सकते हैं अपन संक्षिप्तीकरणम। क्या कह सकते हैं? संक्षिप्तीकरणम समास। संक्षिप्तीकरणम समास। अब बात करें कि इसके भेद भी होते हैं क्या। भेदों से पहले अपन देख लेते हैं कि एक आध एग्जाम्पल ताकि आपको समझ में तो आए मैं पढ़ा के रहा हूँ। तो देखिए एग्जाम्पल है जैसे यथा, माता च पिता च। अब देखिए दोनों में च लगा हुआ है, ये क्या है? एक समुच्चय बोधक है, यानी जब दो शब्दों को एक साथ जोड़ना होता है तो अपन ऐसे च या अथवा या और का प्रयोग करते हैं। तो इसीलिए अब यहाँ पर इन दोनों च को गायब करके अपन यहाँ पर क्या लगेंगे? विभक्ति लगाएंगे किसी एक पद की, क्योंकि यहाँ पर देखो मातृ शब्द की प्रथमा विभक्ति एक वचन में होता है माता, पितृ शब्द की प्रथमा एक वचन में होता है पिता। तो दोनों को गायब करके अपन एक विभक्ति लानी है यहाँ पर। तो देखो हो जाएगा अपने लिए माता और पितरौ। अब सवाल ये भी उठ रहा होगा आपके दिमाग में कि यहाँ पर पितरौ क्यों आया। तो देखिए एक वचन माता और द्विवचन पिता, अर्थात पद दो हो गए, तो दो पदों के हिसाब से अपन ने द्विवचन लगाया है। इसी तरह से मान लो, जैसे मैंने कहा ग्रामम गतः, दूसरा एग्जाम्पल है, इसको कह सकते हैं अपन। देखो यहाँ पर द्वितीय विभक्ति है क्या? ग्रामम बोलो, देखे रामम ग्रामम द्वितीय हो गई, तो द्वितीय का लोप करना है अपने को और प्रथमा के साथ जोड़ना है। इसमें द्वितीय है, इसमें प्रथमा है। तो देखिए कैसे जोड़ेंगे, अपन कह देंगे ग्राम गतः। क्या कह देंगे? ग्राम गतः। इस तरह से ये समास हो जाएगा। गतः शब्द का प्रयोग है, इसमें है गम धातु और अक्त प्रत्यय, जिसका अर्थ होता है हुआ। किसका अर्थ होता है? अक्त का। गम के साथ लगाओगे तो गया हुआ, ठीक है। इसी तरह से
चलते हैं आगे। देखिए अब कह रहे हैं कि इसके भेद भी होते हैं क्या, तो देखो भेद, भेद में दो तरह से है, एक तो मुख्य भेद और एक सामान्य भेद। तो सामान्य भेद की बात करें तो होते हैं 6 भेद। कितने होते हैं? 6। और मुख्य भेदों की बात करें, मुख्य भेद, तो ये हो जाएंगे 4। अब बात आती है होते कौन कौन से हैं, तो देखिए पहला हो गया अपने लिए अव्ययी भाव। कौन सा हो गया? अव्ययी भाव समास। दूसरा हो जाएगा तत्पुरुष समास। तीसरा हो जाएगा कौन सा? कर्मधारय। सामान्य भेदों की बात कर रहा हूं, कर्मधारय समास। चौथा हो जाएगा द्विगु, द्विगु समास। और पांचवा हो जाएगा कौन सा? द्वंद्व, द्वंद्व समास। और छठा हो जाएगा कौन सा? बहुव्रीहि। कौन सा हो जाएगा? बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास। अब बात करेंगे, अब एक एक की चर्चा करेंगे। तो आप यहाँ पर हेडिंग डाल लीजिए ऊपर की साइड, अव्ययी भाव समास। क्या हेडिंग डालेंगे? अव्ययी भाव समास। ठीक है, अब बात करते हैं अव्ययी भाव समास की। देखिए सबसे पहला भेद हो जाएगा समास का, कौन सा हो गया? अव्ययी भाव समास। कौन सा हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। अब देखिए इसकी भी कोई विशेषता होगी? बिल्कुल है, बिना विशेषता के तो कुछ भी नहीं हो सकता ग्रामर में या व्याकरण में। बात करने की विशेषताएं क्या है, तो देखिए इसकी सबसे मोटी मोटी विशेषताएं क्या है कि पहला पद क्या होगा? अव्यय होगा। पहला पद अव्यय होगा। दूसरी क्या विशेषता है कि वही जो है पहला पद अव्यय है, वही पहला पद प्रधान भी होगा। अब प्रधान और अव्यय से क्या समझ रहे हो? अव्यय की परिभाषा मैं बता देता हूं छोटी सी। संस्कृत में देखी जाए तो हो जाएगी स्वरादि निपातम अव्यम। क्या हो जाएगा? स्वरादि निपातम अव्यम, यानी स्वर आदि। इसमें देखो दो है, स्वर आदि निपात शब्दों को, निपात शब्दों को अव्यय कहते हैं। और एक परिभाषा मैंने बता रखी है पहले कि ऐसे शब्द या शब्दांश जिन पर विभक्ति, वचन, कारक, पुरुष, लिंग इत्यादि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उन्हें भी अपन क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। ठीक है, ये चर्चा का विषय था इसलिए मैंने कर ली ताकि आपको कभी दिक्कतें नहीं आए। चलिए आगे लिखते हैं। दो विशेषताएं हो गई, तीसरी विशेषता लिखोगे इसका जो समस्त पद है, लिखिए इसका किसका? अव्ययी भाव समास का समस्त पद नपुंसकलिंग में बनता है। समस्त पद नपुंसकलिंग में, कौन से लिंग में आएगा? नपुंसक लिंग में बनता है। अब जैसे, तो देखिए यहां पर मैं यथा लिख देता हूं, यथा। यहां पे डालोगे आप समस्त पद और इधर डालोगे विग्रह पद और लास्ट में समास का नाम। ऐसा कर लीजिए, समास का नाम।
समास का नाम। ये वाली जो है क्या कह सकते हैं अपन है, हेडिंग, या ये वाला जो पॉइंट डाला है अपन ने, ये पॉइंट हर जगह चलेगा, तो इसको आप मिटाएं नहीं, आप मतलब हर बार लिख लें। जब भी समास के बाद में यथा लिखा जाए, यथा के आगे जस्ट ऐसे कैसे आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं है। अब देखते हैं, अपन देखते हैं कि अव्ययभाव समास क्या होता है। उदाहरण से समझेंगे। तो पहला उदाहरण ले लेते हैं अपन, सबसे इजी, जो हमेशा एग्जाम में टारगेट करते हैं, यथा शक्तिम। यथा शक्तिम, तो इसका हो जाएगा अपने लिए शक्तिम, शक्तिम अनतिक्रम्य, अनतिक्रम्य। अनतिक्रम्य अर्थ का मतलब है क्या है, अनुसार लिख सकते हो आप अपनी सुविधा के लिए। अनुसार क्या अर्थ होता है, अनुसार। समास हो जाएगा यहाँ पर, वही हो जाएगा कौन सा जो अपन पढ़ रहे, अव्ययी भाव समास। ठीक है, इसके बाद में दूसरा एग्जांपल लिख सकते हैं आप, निर्मक्षिकम। क्या लिख सकते हैं, निर्मक्षिकम। निर्मक्षिकम, सही है। अब देखिए निर्मक्षिकम का हो जाएगा मक्षिकाणाम, मक्षिकाणाम अभाव। क्या हो जाएगा, मक्षिकाणाम अभाव। अभाव अर्थ के लिए अपन कौन सा उपसर्ग लगाते हैं, निरुपसर्ग लगाते हैं। किसके लिए, अभाव अर्थ के लिए। ठीक है, अभाव अर्थ के लिए, मतलब कहीं पर भी अगर किसी चीज का अभाव दिखाएंगे तो वहां पर निरुपसर्ग लगा देंगे। नहीं आया समझ में, देखिए बताता हूँ। समाज का नाम एक ही रहेगा, तो मैं बार बार लिखने का प्रयास इसलिए करूँगा ताकि तुम्हारे ध्यान में रहे कि इसमें भी कौन सा समास होगा। अब देखो इसी तरह से, जैसे मान लो निर्जनम हो गया, निर्जनम। अब जन क्योंकि पृथ्वी पर एक नहीं है, बहुत सारे हैं। ठीक है, न जन क्या है, एक नहीं है, बहुत सारे हैं। अब यहाँ पर जो प्रसिद्ध अर्थ आएगा वो क्या आएगा, बहुवचन में आएगा, तो हो जाएगा जना नाम अभाव, सॉरी, जना नाम अभाव, लोगों का अभाव। अभाव अर्थ का मतलब हुआ क्या, नहीं होने अर्थ में, यानी जहां पर कोई नहीं हो तो उसे कहेंगे अपन निर्जन। कहते हैं निर्जन स्थान, वैसा जना नाम अभाव। ये भी वही हो जाएगा समास यहाँ पर है, अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास। चलिए आगे। अब देखिए इसी तरह से मान लो एक आध और एग्जांपल दूं क्या इसके, चलो ठीक है चलते हैं आगे। उपगंगम, माना अपन ने लिखा, क्या लिखा है, उपगंगम। अब देखिए उप जो उपसर्ग है या उप जो अभी है, इसका प्रयोग होता है समीप अर्थ में, और समीपता जहां पर दिखाई जाती है वहां पर अपन षष्ठी विभक्ति लगाते हैं। कौन से लगाते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा गंगा या, गंगा सॉरी, गंगा या समीपम, गंगा या समीपम यानी गंगा के पास में। और समीप का मतलब क्या हो गया, पास में। अपन कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, उपगंगम यानी नद्या समीपम, सॉरी गंगाया समीपम। और कह सकते हैं समास तो वही हो जाएगा अव्ययी भाव। तो अब की बार मैं यूँ करूँगा, अब की बार लिखूंगा नहीं, क्योंकि आप लोगों को लिखना है बार बार, मैं तो इसलिए लिखवा रहा था
कि आपकी प्रैक्टिस रहेगी तो अच्छा रहेगा, आपको याद करने की अलग से आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि कौन सा समास है। जब आप इस क्लास में बात अगर तन मन दोनों तरह से बैठे हैं तो, और मान लो तन यहाँ है मन पता नहीं कहाँ है, किसके साथ घूम रहा है, तो ये इसमें तो कोई सॉल्यूशन है मैं भी नहीं कर सकता। चलिए इसी तरह से मान लो जैसे एक आ गया अपने लिए प्रतीक वो आता है विपसार्थ आता है, तो उसके लिए अपन एक एग्जांपल लेते हैं या उदाहरण देते हैं। देखो प्रत्येकम, प्रति और एकम दो उपसर्ग है यहाँ पर, सॉरी दो शब्द हैं, प्रति और एकम। तो यहाँ पर देखो एकम एकम प्रति। अब देखो एकम एकम क्यों आया दो बार, क्योंकि विपसार्थ का मतलब क्या होता है, विपसा का मतलब होता है जब एक ही शब्द एक से अनेक बार आवृत्ति होती है एक शब्द की, तो उसे अपन कहते हैं, क्या कहते हैं, विपसार्थ कहते हैं। विपसार्थ के लिए अपन कर देंगे एकम एकम प्रति प्रत्येकम, और समास हो जाएगा वही कौन सा, अव्ययीभाव समास। इसी के साथ में अगला एग्जांपल देखो जैसे अनुरूपम हो गया, अनुरूपम, अनुरूपम में हो जाएगा। अब देखो अनुपसर्ग जो आया वो योग्य अर्थ के लिए आया है, तो यहाँ पर देखना रूपस्य योग्यम, रूप की योग्यता रखने वाला उसको कहेंगे रूपस्य योग्यम, और या अनुरूपम कह सकते हैं। इसी तरह से मान लो उपनदम हो गया, उपनदम तो हो जाएगा नद्याः समीपम, क्या हो जाएगा, नद्याः समीपम। समास वही आ जाएगा अव्ययी भाव, इधर भी वही आ जाएगा अव्ययी भाव। ठीक है, चलिए आगे उपनदम के बाद में आ गया अपने लिए प्रत्यक्षम। क्या आया, प्रत्यक्षम, प्रति और अक्षम। प्रति उपसर्ग दो बार आ गया, देखो यहाँ पर भी आया है और यहाँ पर भी आया है। इसमें आया विपसार्थ में, प्रत्येकम वाले में। देखिए अगर आपको कोई डाउट हो तो मैं इसको मिला दूं, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि इसके साथ ये है, 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 और इसके वाला अब लिख रहा हूँ प्रत्यक्षम। तो देखो अक्षणो हो, षष्ठी होती है, एकवचन में बनेगा अक्षणो हो प्रति, आंखों के सामने। तो प्रति उपसर्ग का क्या अर्थ है यहाँ पर, या प्रति अव्यय का क्या अर्थ आया, सामने। यानी जब कोई चीज अपने सामने हो रही हो तो उसको अपन कहेंगे अक्षणों प्रति, यानी प्रत्यक्षम, मैं प्रत्यक्ष हूं, मुझे प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, ऐसा। चलिए आगे चलते हैं। समास वही आ जाएगा अपने लिए अव्ययी भाव बार बार, क्योंकि अपन अभी कौन सा पढ़ रहे हैं, अव्ययी भाव समास पढ़ रहे हैं। इसी के साथ में एक एग्जांपल और देते हैं। मान लो जैसे परोक्षम आ गया। अब प्रत्यक्षम का पर्याय वो है विलोम है, विलोम शब्द है ना प्रत्यक्षम का, परोक्षम। तो इसका क्या हो जाएगा, मान लो जैसे अक्षणो हो, अक्षणो तो वो का वही रहेगा। अब देखो पर उपसर्ग है, अरे ए और उ मिल के ओ हो गया ना, हाँ ए और उ मिल के ओ हो गया, इसलिए कह सकते हैं अक्षणो हो और परम हो जाएगा, अक्षणो परम, यानी आंखों के पीछे। इसका सामने तो इसका पीछे, जब भी तो विलोम शब्द होगा, पीछे। और यही आपका कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास हो गया है। यहाँ पर आगे हेडिंग डाल दीजिए आप कह रहे हैं तत्पुरुष समास के बारे में। देखिए तत्पुरुष समास क्या होता है कि देखो सबसे पहली और सबसे बड़ी विशेषता इसकी क्या है कि ये जो है उत्तर पद प्रधान समास होता है। कौन सा समास होता है, कौन सा समास होता है, उत्तर पद प्रधान। ये उत्तर पद प्रधान समास है। ये कौन सा समास है, उत्तर पद प्रधान।
अब देखिए जैसे पूर्व पद उत्तर पद कौन कौन से होते हैं, देखो एक बार समझने के लिए। जैसे मान लो ग्राम गतः, तो यहाँ पर पूर्व पद ये है, उत्तर पद ये है, ठीक है। ग्राम गतः में पूर्व पद ग्राम है और उत्तर पद गतः है, ठीक है। तो पूर्व पद तो प्रधान किसमें था, पूर्व पद प्रधान किसमें था, अव्ययी भाव में। और यहाँ पर कौन सा है, उत्तर पद प्रधान है। ग्रामम हो जाएगा पूर्व पद और ये हो जाएगा उत्तर पद। तो उत्तर पद प्रधान समास कौन सा है, तत्पुरुष हो जाएगा। कौन सा होगा, तत्पुरुष। देखिए तत्पुरुष के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा एक चीज और है, उत्तर पद प्रधान होता है और साथ में क्या कह सकते हैं, इसके दोनों पदों में अलग अलग विभक्ति होती है। इसके दोनों पदों में सामान्यतया, क्या लिखोगे, सामान्यतया, यानी वैसे जनरली जो होती है वो क्या होती है, अलग अलग विभक्ति होती है। सामान्यतया भिन्न भिन्न ऐसा लिख लो, थोड़ा अच्छा लगेगा। भिन्न भिन्न विभक्ति होती है, भिन्न भिन्न विभक्ति होती है। तीसरी और सबसे मोटी बात वो क्या है कि इसके दो भेद होते हैं। कितने होते हैं, इसके दो भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो, पहला होता है इसका कौन सा, समानाधिकरण है। और दूसरा हो जाएगा कौन सा, व्यधिकरण है। ये लाइन, ये जगह क्यों छोड़ूं पता है आपको, क्योंकि इसकी परिभाषा में इधर ही लिखने वाला हूं दोनों की। अब देखिए इसकी है विशेषता क्या है कि इसके दोनों पदों में, इसके दोनों पदों में समान विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है, जो भी होगी लेकिन होगी कौन सी, समान विभक्ति। और जो दूसरा है उसकी विशेषता क्या हो गई, इसका उल्टा हो जाएगा। ये समान है, ये व्यधिकरण है, तो इसका उल्टा हो जाएगा। देखिए इसके दोनों पदों में भिन्न 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 विभक्ति होती है, भिन्न भिन्न विभक्ति होती है। अब बात आती है कि इसको पहचानेंगे कैसे। एक चीज और लिख सकते हो कि इसमें द्वितीया से सप्तमी तक की विभक्ति का लोप होता है, का लोप होता है, ठीक है। इसके बाद में कह सकते हैं, अच्छा फिर इसको कैसे पहचानोगे, इसके तो दो भेद है ना, कौन कौन से, पहला कर्मधारय और दूसरा कह देंगे विभु। अच्छा अब इनकी भी बात करेंगे, अभी चलते हैं आगे। देखिए द्वितीय से सप्तमी का लोप होगा। अब सवाल ये उठ रहा है कि होगा कैसे, तो देखिए देखते हैं अभी। पहला है इसका, जैसे मान लो अब यहां तक तो लिखा है सबने, एक काम कीजिए लिख लीजिए आप पहले। चलो एक भेद तो लिख ही देते हैं यहाँ पर। पहला भेद लिख देते हैं इसका, किसका, व्यधिकरण का। कौन सा हो गया, द्वितीय तत्पुरुष। क्योंकि इसमें क्या होगा, द्वितीय विभक्ति का लोप करेंगे अपन। किसका करेंगे, द्वितीय विभक्ति का लोप होने के कारण
द्वितीय विभक्ति का लोप करेंगे। इसलिए इसका नाम क्या हो गया? द्वितीय तत्पुरुष। अब देखो इधर लिखो आप समस्त पद है, इधर लिख दो आप विग्रह पद है, और यहाँ लिख दो लास्ट में क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? बोलो। समास का नाम पिछली बार लिखवाया था ना, भूल गए क्या? समास का नाम देखिए, पहला हो गया अपना ग्रामगतः। ग्रामगतः। अब ये जो पद है इसमें दो विभक्तियां हैं। अब इन दोनों विभक्ति को दिखाएंगे अपन, क्योंकि अपना प्रथमा से कोई वास्ता नहीं है इसमें, यानी अपन प्रथमा को जानते नहीं है, प्रथमा होती भी है। इस समास की बात कर रहा हूँ केवल, वैसे तो जानते हैं, केवल इस समास में अपन प्रथमा को जानते नहीं है। तो इसमें विभक्ति कौन सी आएगी? द्वितीय आएगी, सीधी सी बात है। देखो ग्रामम अनुस्वार होगा, और गतः गांव को गया हुआ। अब बात करें कि जैसे उत्तर पद प्रधान था, वो भी देख लो, वो भी समझ लो। जैसे मान लो मैंने केवल गतः को हटा दिया, यानी मैंने गतः को 2 मिनट के लिए गायब कर दिया मान लो, तो इस ग्रामम का क्या मतलब निकला? कुछ अर्थ हुआ? क्या हुआ इसका अर्थ? गांव को। लेकिन गांव को क्या? क्या गांव को? तो जब गतः जोड़ोगे तभी आपको समझ में आएगा कि ग्राम गतः का मतलब गांव को गया हुआ, ऐसा। गतः मतलब अक्त प्रत्यय जो लगता है वो किस में लगता है? बताया था अभी मैंने, हुआ अर्थ में लगता है। और नहीं बताया तो लिख लो यहाँ पर। अक्त प्रत्यय कौन सी धातु है यहाँ पर? गम धातु के साथ में, सॉरी, गम धातु के साथ में अक्त प्रत्यय करते हैं जब बनता है गतः। और अक्त प्रत्यय का मतलब होता है, क्या होता है? हुआ जुड़ जाता है लास्ट में। क्या जुड़ जाता है? हुआ। तो गम यानी गया, और अक्त यानी हुआ, तो गया हुआ हो जाएगा। तो इसको कह देंगे पर गांव को गया हुआ। समास कौन सा हो जाएगा? द्वितीय तत्पुरुष। ठीक है, समास हो गया अपने लिए, कौन सा हो गया? द्वितीय तत्पुरुष, सॉरी, द्वितीय तत्पुरुष। समझ जाओगे ना तय का मतलब? समझ जाएंगे यार, ऐसे तो कोई पागल थोड़ी है। चलो ग्राम गतः के बाद में चलते हैं आगे। शरणागत। शरणागत, अब इसमें भी वही है, वही काम है सेम जो पहले किया अपन ने। ग्रामम गतः तो शरणम आगतः, शरणम और आगतः। अब देखो मैं लगने से इसका पता चल रहा है भाई ये दूसरी विभक्ति का है, द्वितीय का है। अगर इस मैं को हटाओगे तो यहाँ पर बचा शरण, सॉरी शरण। अब शरण में ए जुड़ा है, इधर आ है, ए के बाद आ मिलेगा तो आ हो जाएगा, इसीलिए अपन ने बना दिया यहाँ पर शरणागतः। समझ आ गया? और समास का नाम वही हो जाएगा, द्वितीय तत्पुरुष। तीसरा एग्जांपल है सुख प्राप्त। सुख प्राप्त, सुख को प्राप्त किया हुआ, ऐसा है इसका मतलब। देखो सॉरी, सुख प्राप्त तो हो जाएगा सुखम प्राप्त। क्या हो गया? सुखम प्राप्त, यानी सुख को प्राप्त किया हुआ कोई व्यक्ति, तो उसे कह देंगे अपने सुख प्राप्त, कह देंगे। कोई दिक्कत है क्या? चलो बहुत अच्छी बात है, नहीं होनी चाहिए दिक्कत, होनी भी नहीं चाहिए, सही है बिल्कुल। चलिए आगे चले। देखिए अब आगे बात करते हैं तृतीय तत्पुरुष की। किसकी बात करेंगे? तृतीय तत्पुरुष की। द्वितीय तत्पुरुष हो गया। देखिए तृतीय क्या होता है। अब देखो यहाँ पर हो जाएगी, जैसे मान लो बिल्कुल ऐसा था ना, बिल्कुल ऐसे कैसे लिखना है अपने को, समस्त पद है, विग्रह पद है और समास का नाम।
चाहो तो अगर आपके पास पहले कंटिन्यू हो तो मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बीच में ये हेडिंग जरूर डालिएगा, तृतीया तत्पुरुष। कौन सा तत्पुरुष आ गया? तृतीया तत्पुरुष। देखिए इधर हो जाएगा, समास पद में लिख देंगे अपन पितृयुक्ता, पितृयुक्ता। अब पितृ शब्द की तृतीय युक्ति लगानी है अपने को, क्योंकि देखो द्वितीय का हम यहाँ हो गया, प्रथमा अपन को लानी है नहीं, तो कौन सी आएगी? तृतीय आएगी। लगाओ देखिए तृतीय, पिता पितरो पितृ पितरम पितरो पितृ पित्रा आ जाएगा। आ जाएगा क्या? पित्रा युक्ता, पिता से युक्त। समास का नाम वही हो गया अपने लिए, तृतीया तत्पुरुष। कौन सा हो गया समास? तृतीया तत्पुरुष। इसी के साथ में मान लो जैसे धनेन हीन, तो अपन कह देंगे धनहीन, धनहीन भी हो जाएगा इसका गया एक उदाहरण। धनेन हीन, धन से हीन व्यक्ति, हीन यानी जिसके पास धन नहीं हो ऐसा व्यक्ति। समास वही आ जाएगा, तृतीया लिख लेते हैं, तृतीया तत्पुरुष। कौन सा हो गया? तृतीया तत्पुरुष। इसी तरह से मान लो विद्याहीन लगा लो, जैसे लगाओ देखो विद्या शब्द की तृतीय विभक्ति है, वचन लगाओ तो जैसे विद्या हीन, विद्या से हीन व्यक्ति, उसे कह देंगे अपने विद्याहीन। समास हो जाएगा कौन सा? तृतीया तत्पुरुष। समझ में आ रहा है ना? चलो आगे चले। इसी तरह से मान लो जैसे मैंने कहा किसी को सांप ने काट लिया हो, तो क्या कहेंगे उसको? सर्पदष्टा। क्या कहेंगे? सर्पदष्टा, सांप के द्वारा काटा हुआ। तो हो जाएगा देखो सांप के द्वारा, सर्पेण, और दष्टा, सांप के द्वारा काटा हुआ या डसा हुआ, जो भी कह सकते हो। समास वही हो गया अपने लिए, तृतीया तत्पुरुष। इसी के साथ में जैसे शरविद्ध भी हो जाएगा, एक एग्जांपल है शरविद्ध, यानी बाण से मरा हुआ, बाण से मरा हुआ ऐसा कह सकते हैं। हो जाएगा शरेण विद्ध, मरा हुआ या घायल कुछ भी कह सकते हैं, शरेण विद्ध। समास वही हो गया अपने लिए कौन सा? तृतीया तत्पुरुष। शरविद्ध हुआ। इसके बाद में एक और है, क्या है? देखो लगाओ, देखिए एग्जांपल लगाओ, जल्दी से लगाओ, दिमाग लगाओ। अग्निदग्ध एक रह गया, अग्निदग्ध। अब देखो अग्नि शब्द है, इकारांत है, कौन सा? मति शब्द की तरह चलेगा। मति शब्द की तृतीय में बनता है, क्या बनता है? मत्या। लेकिन यहाँ पर क्या बनेगा? अग्न्या। क्या हो जाएगा? अग्न्या या अग्निना। अग्निना दग्ध। अग्निना दग्ध वही समास आ जाएगा अपने लिए। कौन सा आएगा? बार बार, जब तक अपन नहीं चेंज करेंगे। तृतीया तत्पुरुष। समझ आ गया क्या? अरे दिक्कत है क्या कोई? है इसमें, इस टॉपिक में कोई दिक्कत है क्या आपको अब तक? चलो ठीक है, चलते हैं आगे, चलते हैं फिर। तो अभी नीचे वाला मिटा देता हूँ मैं। देखिए अब आएगा चतुर्थी तत्पुरुष। कौन सा तत्पुरुष? चतुर्थी तत्पुरुष। चतुर्थी तत्पुरुष। देखिए चतुर्थी तत्पुरुष में क्या होता है, लाइन तो वही ऐड करनी है, जैसे इसमें चतुर्थी व्यक्ति का लोप होगा, उसमें तृतीय का लोप होगा, ऐसी लाइन ऐड करते रहना। मैं लाइन लिखूँ क्या? चलो ठीक है, लिखवा देता हूँ। कोई बात नहीं, समझ जाओगे। वैसे भी तृतीय का लोप हो रहा है, इसलिए तृतीय तत्पुरुष हो गया। यहाँ पर चतुर्थी का लोप होगा। देखिए जैसे दान पात्रम, विग्रह कर दो, रामाय दानाय,
पात्रम, दान का, दान के लिए पात्र। और समास कौन सा? चतुर्थी तत्पुरुष। समझ आया? इसी तरह से मान लो राम भोजनम, ऐसा लिख लेते हैं। लिखो, देखिए, राम भोजनम। अब राम भोजनम तो रामाय क्या हो जाएगा? रामाय भोजनम। समास कौन सा? वही आ गया अपने लिए उठ के, चतुर्थी तत्पुरुष। यूप दारू, यूप दारू यानी हवन के लिए लकड़ी। यूप का मतलब होता है हवन, और हवन के लिए दारू यानी लकड़ी होता है। दारू पीने वाले मत समझ लेना। यूप दारू तो हो जाएगा यूपाय, यूपाय दारू। समास वही आ गया, चतुर्थी तत्पुरुष। अगला चले, एक और लिखो, भूत बलि। बनाओ, देखिए जल्दी से, भूत बलि। भूताय, भूताय बलि, भूताय बलि। कौन सा हो गया? वही आ जाएगा, पूछने ताछने की जरूरत ही नहीं है किसी को भी। चतुर्थी तत्पुरुष। सॉरी। और जैसे मान लो मैंने कहा निर्धन, निर्धन वस्त्रम, तो निर्धनाय, निर्धनाय वस्त्रम। समास कौन सा आ गया? वही आ जाएगा अपने लिए। कौन सा? चतुर्थी तत्पुरुष। बोलना नहीं है इसको, अभी चलेगा। तदर्थम मान लो, जैसे मैंने लिख दिया एक बार के लिए, बताओ देखिए क्या बनेगा। अब देखो, इसमें तत्शब्द की चतुर्थी एक वचन आएगी, तस्मयी। और अर्थ, अर्थ में लगाते हैं अपन इदम। जो अर्थ, अर्थ निकालते हैं ना, अर्थ मतलब अर्थ देने के लिए अपन क्या करते हैं? इदम शब्द लगाते हैं। तो इधर हो जाएगी, वही हो जाएगा, चतुर्थी तत्पुरुष। चलो देखिए, आगे लिखते हैं अपन, पंचमी पे चलते हैं। लिखो, जल्दी लिखो। देखिए, हेडिंग डालिए, पंचमी तत्पुरुष। कौन सा तत्पुरुष डालोगे? पंचमी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष। ठीक है, चलिए अब इसमें क्या करना है अपने को? सिंपल है बिल्कुल, पंचमी विभक्ति का लोप करना है जहां भी करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे चौर भयम, चौर भयम, ये सारे एग्जाम्पल किसके आ रहे हैं? तत्पुरुष समास के। चौर भयम तो हो जाएगा चौरात भयम। अब आप पूछ सकते हैं कि यहाँ पर सर पंचमी क्यों लगाई आपने? चतुर्थी भी तो लग सकती थी, तृतीया भी तो लग सकती थी, वो क्यों नहीं लगाई? तो देखो बालकों, जब भय शब्द हो, भय हो या भी, देखो भयार्थक धातुओं के योग में, कौन सी धातु के योग में? भयार्थक धातुओं
के योग में पंचमी विभक्ति लगाते हैं, पंचमी विभक्ति लगाते हैं। इस तरह से मान लो अगला एग्जांपल है, आगे ले लिखो, देखें सिंगाद भीतः, समझ पद बनाओ। बनाओ देख, बनाओ जल्दी बनाओ। क्या लिखवाया मैंने? सिंगाद भीतः। सिंहात भीतः, शेर से डरा हुआ कोई व्यक्ति होगा, और उसे कह देंगे अपन है, पंचमी का लोप कर दो, बस खत्म कहानी। सिंह भीतः हो गया, देता है वीडियो। सिंह भीतः नहीं हुआ अभी, चलने दो। सिंहात भीतः तो हो जाएगा सिंह भीतः, और समास वही आ जाएगा, कौन सा? पंचमी तत्पुरुष। देखो आगे, सिंह भीत के बाद में लिख सकते हैं अपने अश्वपतितः, अश्वपतितः। अब पतितः है, यहाँ पर भी पद धातु के साथ में कौन सा प्रत्यय है? अक्त प्रत्यय है, तो हो जाएगा अश्वात पतितः। अब यहाँ पर भी आपको शंका तो हुई होगी कि सर यहाँ पर पंचमी क्यों आई, कोई दूसरी भी तो आ सकती थी। अरे कोई मान लो जैसे मेरे हाथ में ये है, ढक्कन है, ये नीचे गिरेगा, देखो गिर रहा है, ये गिरा तो हाथ से अलग हो गया, तो अलग होने के अर्थ में क्या होती है? पंचमी विभक्ति लगाते हैं। इसलिए यहाँ पर कौन सी आई है? पंचमी तत्पुरुष हो गया यहाँ पर, इसीलिए पंचमी विभक्ति आई है। यानी किस अर्थ में आई है? अलग होने के अर्थ में। कौन से अर्थ में आई है? अलग होने के अर्थ में। मान लो जैसे मैंने कहा कि रोग मुक्त, बनाओ देखें, रोग मुक्त, जल्दी बढ़ाओ। समास तो वही है, मैं बाद में लिखूंगा, आज देखिए कौन बनाता है सही। जो सही बनाए वो कमेंट जरूर करना वीडियो के अंदर। पंचमी तत्पुरुष तो हो जाएगा, देखो रोगात और मुक्त। जिसने सही बनाया है वो अपने लिए एक बार ताली बजाए मेरी तरफ से। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए अगला चलेंगे अपन षष्ठी तत्पुरुष। कौन सा तत्पुरुष है? षष्ठी तत्पुरुष। अब भाई इसमें क्या खास बात है? खास बात कुछ नहीं है, केवल षष्ठी विभक्ति का लोप करना है। जहां पर षष्ठी का लोप होगा वहां पर षष्ठी तत्पुरुष कह ही देंगे, कोई दिक्कत? चलो देखें, जैसे मैंने कहा देव पूजा, बनाओ देखें, देवस्य पूजा क्या हो जाएगी? षष्ठी तत्पुरुष आ जाएगा। इसी तरह मान लो जैसे आगे चलाएं अपने, देव पूजा के बाद में कह दें, जैसे मान लो कृष्ण भक्त, जैसे मैंने कह दिया कृष्ण भक्त, बनाओ देखें क्या बनेगा? कृष्णस्य भक्त। कमेंट्स भर के आनी चाहिए, एकदम ठोक के कमेंट्स आनी चाहिए, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूँ मेरे हिसाब से। वैसे फालतू कमेंट्स नहीं, अगर आप मेरे से पहले बना रहे हो तो वो चीजें कमेंट में आनी चाहिए। कृष्ण भक्त तो कृष्णस्य भक्त हो जाएगा षष्ठी तत्पुरुष। इसके बाद में चलेंगे तो देखो आगे, जैसे मान लो राम भक्त हो जाएगा, राम भक्त भी होगा फिर कृष्ण भक्त है तो, अरे कोई तो राम भक्त होगा ही होगा, राम भक्त भी हो जाएगा।
क्या होगा बताओ देखिए, रामस्य भक्त, राम का भक्त, वो हो जाएगा राम भक्त। समास पूछे तो षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा। इसी तरह से मान लो जैसे आगे चले अपने, सुख भोग हो गया, क्या हो गया, सुख भोग, सुख भोग, तो सुखस्य, सुखस्य भोग, सुख का भोग करने वाला अगर कोई व्यक्ति होगा तो उसे कह देंगे अपन सुख भोग। और समास क्या है, षष्ठी तत्पुरुष। नरपति भी लगाओ भाई, नहीं वो नाराज हो जाएगा कि मेरे को क्यों नहीं बुलाया। नरपति लगाओ देखें। अब नर क्या है, पृथ्वी पर बहुत सारे हैं, एक वचन में बनाओगे बहुवचन में बनाओगे, बनाओ देखें। नराणाम पति ही, समास हो जाएगा कौन सा, षष्ठी तत्पुरुष। ये तय जो लिखा है इसका मतलब क्या है, तत्पुरुष है, कहीं तय लगा के छोड़ दो। मेरे पास जगह की कमी है, इस चक्कर में मैं वैसे लिख रहा हूँ भाई। एक सीरियल भाई चलता रहेगा ना, इधर वाला बोर्ड खाली तो खाली से ही, कोई विशेष बात आएगी तो यहाँ डाल देंगे। इसी तरह से मान लो अब देव को बनाओ भाई, पति देव कह रहा है भाई मैं तो कमा रहा ही हूँ अभी तक, तो ये लो देवपति हो जाएगा, देवानाम पति ही, देवों का पति, तो क्या कह देंगे, देवपति। और समास कौन सा हो गया, षष्ठी तत्पुरुष। हो गया षष्ठी तत्पुरुष। चलिए अब सप्तमी की तरफ चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहले यहाँ तक लिख लीजिए आप, ताकि मेरे को भी थोड़ा रिलीफ मिल जाए बीच बीच में। देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं अपन सप्तमी तत्पुरुष की। चलिए सप्तमी तत्पुरुष लिखते हैं। कौन सा तत्पुरुष आएगा वे, सप्तमी तत्पुरुष। अब बताओ इसमें क्या खास बात है। भाई खास बात तो कुछ भी नहीं है, देखो इतने ही पढ़ लिए तो ये भी पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, चलाए लेके। वही समझ पद यहाँ पर है, विग्रह यहाँ पर है, समाज का नाम वहां पर है, ठीक है। देखिए, युद्ध निपुण, युद्ध निपुण हो जाएगा, युद्धे निपुण, युद्ध में निपुण। समास बोले तो सप्तमी तत्पुरुष। इसी तरह से मान लो जैसे ये एक पद है, थोड़ा पास में लिख देता हूं ताकि ऐसा लगे, युद्ध निपुण, ठीक है। इसी तरह से मान लो जैसे शास्त्र प्रवीण, शास्त्र प्रवीण तो हो जाएगा शास्त्रे प्रवीण, शास्त्र में प्रवीण व्यक्ति, उसको कह देंगे अपन, क्या कह देंगे, शास्त्र प्रवीण। और समास पूछेगा तो सप्तमी तत्पुरुष। अगर ये ऑप्शन में नहीं होगा तो फिर तत्पुरुष को टिक मार के आना है। चलिए आगे, जलमग्न, जलमग्न बनाओ देंगे, जले मग्न, जल में मग्न कोई व्यक्ति या कोई वस्तु या फिर कोई स्थान, तो उसे कहेंगे अपन जलमग्न। और समास कौन सा हो जाएगा, सप्तमी तत्पुरुष। इसी तरह से मान लो जैसे राम मग्न भी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा साहब, राम मग्न हनुमान की जय। तो रामे मग्न, रामे मग्न, राम में मग्न यानी रामधन में मग्न व्यक्ति, उसको कहेंगे अपन राम मग्न। समास हो जाएगा कौन सा, सप्तमी तत्पुरुष। चले आगे,
देखो आगे और भी एग्जाम्पल तो मेरे पास खूब सारे हैं, कमी नहीं है। जैसे मान लो ये तो सारे एक साइड एक तरफ के एक मतलब एक ही प्रकृति के हो गए। अब स्त्रीलिंग में लेते हैं, जैसे मान लो सभा पंडित, सभा पंडित तो हो जाएगा सभायाम पंडित। समास पूछेगा तो वही हो जाएगा अपना, वही बताएंगे पहले वाला जो चल रहा है, सप्तमी तत्पुरुष। अच्छा और भी चाहिए क्या? चलो कोई नहीं। हाँ, कला निपुण, कला निपुण। तो देखो कला शब्द को संस्कृत में चलाओगे तो क्या हो जाएगा? कलायाम निपुण। समास पूछेगा तो सप्तमी तत्पुरुष। देखो आगे अब देखते हैं, कला निपुण हो गया, यानी दो तरह के एग्जाम्पल देख लिया अपन ने, ठीक है। अब जैसे मान लो किसी को कह दिया पढ़े राम मग्न है, तो कोई ऐसा भी होगा जो पत्नी मग्न हो। तो मति शब्द के शब्द में बनता है, क्या बनता है? क्या बनता है? मत्याम बनता है। तो यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पत्न्याम हो जाएगा क्या? पत्न्याम मग्न। पति पत्नी में मग्न कोई व्यक्ति होगा उसे कह देंगे अपन पत्नी मग्न, और सप्तमी तत्पुरुष समास हो जाएगा। खूब है मेरे हिसाब से एग्जाम्पल, कोई दिक्कत है नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक विशेष बात आ रही है आपके लिए। आपने कहीं कहीं पर देखा होगा, आपको एग्जाम में पूछता है असुखम, पूछता है असुखम का प्रयोग वो करो, समास विग्रह करो, असत्यम का समास विग्रह करो, या फिर अधर्म का समास विग्रह करो, अधार्मिक का समास विग्रह करो। तो वो क्या चीज है, वो कैसे, वो कहाँ से पूछता है एग्जामिनर? क्योंकि वो तो अपन ने किसी समास में नहीं पढ़ा है। पढ़ा है क्या? चलो ठीक है, आज बताता हूँ। देखो जैसे मान लो मैंने कहा लिखो विशेष, डालो लाइन एक विशेष, क्या लिखोगे? विशेष लाइन डाल के लिखेंगे समास के जिस रूप में, समास के जिस रूप में विग्रह करते समय, क्या करते समय? विग्रह करते समय न उपसर्ग जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है, तथा समस्त पद बनाते समय, समस्त पद बनाते समय क्या जोड़ते हैं? ए उपसर्ग जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? ए उपसर्ग जोड़ देते हैं। देखो ए उपसर्ग जोड़ते हैं, उसे नया तत्पुरुष कहते हैं। ये भी एक तत्पुरुष का भेद है, लेकिन इसके बारे में कोई वही जानते हैं। 10वीं मतलब 8वीं 9वीं तक के लेवल या 10वीं तक के लेवल में उसे कौन सा तत्पुरुष कहते हैं? नया तत्पुरुष कहते हैं। देखो जैसे यथा, यथा में पहले एग्जाम्पल डाल रहा हूँ, बिल्कुल वैसे ही लिखना है जैसे मैंने लिखा हुआ है ऊपर। देखो असुखम, असुखम, तो क्या कर देंगे? न सुखम। क्या कर देंगे? न सुखम, यानी जिसके पास सुख नहीं होगा उसके पास क्या होगा? दुख तो होगा ही होगा। असुखम। इसी तरह से मान लो जैसे ना धर्म अधर्म, अधर्म,
तो क्या हो जाएगा, न धर्मः। और समास का नाम वही लिखोगे जो पढ़ रहे हैं, कौन सा, नया तत्पुरुष, नया तत्पुरुष। न धर्म इति अधर्म, न धार्मिक इति अधार्मिक, न धार्मिक। और पिछले एग्जाम में पूछा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट लगा देना एक बार, क्या, असत्यम। बताओ देखिए क्या होगा, न सत्यम इति असत्यम, मतलब जो सही नहीं हो, जो सच नहीं हो तो झूठी होगा फिर। और नए तत्पुरुष, ये हो गए मेरे हिसाब से नए तत्पुरुष का समाप्ति हो गई नए तत्पुरुष की। अब देखिए तत्पुरुष समास के का जो दूसरा भेद है कौन सा है, समानाधिकरण। अब उसके बारे में बात करेंगे, जिसके दो भेद बताए थे मैंने, कर्मधारय और द्विगु। यहां तक नोट डाउन कीजिए। अब बात करेंगे अपने कर्मधारय और द्विगु के बारे में। तो देखिए कर्मधारय क्या होता है, या फिर समानाधिकरण बोल सकते हैं उसको। तत्पुरुष समास कौन सा, समानाधिकरण, समानाधिकरण अर्थात जिसके दोनों पदों में समान विभक्ति हो वे, ऐसा समास। अब एक काम करते हैं, दोनों समासों को एक साथ ही क्लियर करते हैं। तो बिल्कुल मैं बना रहा हूँ, जैसे का जैसे बना लीजिए आप अपने नोटबुक में, और लिखना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे कर्मधारय, और इधर लिखेंगे द्विगु। अब बताओ देखिए कर्मधारय क्या होता है। देखो अभी बताया मैंने कि इसके दोनों पदों में क्या होती है, समान विभक्ति होती है। इसके दोनों पदों में समान विभक्ति होती है, समान विभक्ति होती है। अच्छा दूसरी क्या विशेषता थी कि इसके दोनों पदों में समान तो होती है, साथ में एक और लिखाओ, क्या, कि इसके विग्रह, किसके, इसके, इसके विग्रह तीन प्रकार से होते हैं, तीन प्रकार से होते हैं। याद रख लिख लिया। अब द्विगु की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। देखो ऐसे तो दोनों भाई भाई हैं, लेकिन देखो क्या कह रहा है, कर्मधारय का, कर्मधारय का पहला पद संख्यावाची हो, क्या हो, संख्यावाची, तो उसे क्या कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। ठीक है। अब देखो इसके बाद में बात करते हैं, जैसे मान लो अब तीन तरह से होते हैं, तीन प्रकार से होते हैं। तो पहला प्रकार कौन सा है, पहला प्रकार है सब हेडिंग है, इसलिए मैं छोट वो ले रहा हूँ, रोमन संख्या ले रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है। देखिए पहला प्रकार होता है विशेषण विशिष्य। कौन सा होता है, विशेषण और विशिष्य, अर्थात ऐसा कोई समास जहां पर पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशिष्य हो, तो उसको अपन क्या कह सकते हैं, कर्मधारय समास कह सकते हैं। जैसे मान लो इधर लिखो समस्त पद, और इधर लिखो, क्या लिखोगे, विग्रह पद। ठीक है। देखिए नीलोत्पलम, नीलोत्पलम तो क्या हो जाएगा, नीलम उत्पलम। समझ आया। जैसे कृष्ण
कृष्ण सर्पः ऐसा लिखो। क्या लिखोगे? कृष्ण सर्पः। तो हो जाएगा कृष्ण और सर्पः। इसी तरह से मान लो जैसे अगले आगे चले पढ़े तो लिख सकते हैं अपन विशाल वृक्ष। विशाल वृक्ष हो जाएगा विशाल वृक्ष। इसी तरह से मान लो जैसे और भी एग्जाम्पल है अपने पास, कई सारे हैं, कमी नहीं है एग्जाम्पलों की, खूब है, लेते जाओ बोले इसे। ज्येष्ठ पुत्र। ज्येष्ठ का मतलब होता है बड़ा, पुत्र का मतलब होता है बेटा। अगर किसी का बड़ा बेटा होगा तो उसे कैसे कैसे बताएंगे कि ज्येष्ठ, ये कौन है? बड़ा है, ऐसा लिखेंगे उसके लिए, ज्येष्ठ और पुत्र, यानी बड़ा है जो बेटा, बड़ा बेटा। इसी तरह से मान लो कुराजा लिख दिया मैंने। कुराजा, कुराजा किसे कहेंगे? अरे गंदा बालक किसे कहेंगे? जिसकी मति ठीक नहीं होगी, यानी ऐसा कह सकते हैं कि जो उद्दंडी होगा, 1% यानी पढ़ाई में नहीं है केवल, ओनली उद्दंडता में ही है केवल, उसे कह सकते हैं अपन। तो देखो कुराजा, इसका कह देंगे अपन कुत्सित राजा, यानी गंदी मति वाला राजा, उसको कह देंगे अपने कुराजा। इसी तरह से मान लो सुपुरुष। सु का मतलब होता है, क्या होता है? अच्छा। तो क्या लिख देंगे? सुंदर पुरुष। सुंदर है जो पुरुष, उसे कह देंगे सुंदर पुरुष। समझ आ गया क्या? विशेषण विशेष ये होते हैं, ठीक है। और लिखोगे, लिखो मधुर फलम। मधुर फलम तो हो जाएगा मधुरम और फलम। मधुर का मतलब मीठा, फल का मतलब फल। अगर मीठा कोई फल है तो उसे कह देंगे अपने मीठा फल कह देंगे। सही है नहीं है? एक और लगे यार, इसको भी लिख लेना, ये नाराज हो जाएगा। इस मात्रा को ठीक कर देता हूँ थोड़ी सी। महाराजा। अब ये भाई साहब महा है तो इसका विग्रह भी बड़ा होना चाहिए, होना चाहिए ना। लिखो, देखिए इसको लिखेंगे अपने महान च असौ राजा। महान है जो राजा, उसे कहेंगे महाराजा। ये हो गया अपना, कौन सा हो गया? कर्मधारय का पहला पार्ट हो गया, ठीक है। दूसरा तीसरा बच रहा है। अब एक बार थोड़ी सी बात इसकी कर लेते हैं, ये तो थोड़ा सा ही बेचारा छोटा सा, ये हो जाएगा भी खत्म। चलिए देखें। हाँ जी, एक एक लाइन और ऐड करनी है इसके अंदर है कि इसका समस्त पद है। इसका समस्त पद नपुंसकलिंग एक वचन में होता है। कौन से लिंग में होगा? नपुंसकलिंग के एक वचन में। जैसे मान लो, अब ये जो स्पेस है ये खाली है, इसलिए मैं लाइन खींच देता हूँ ताकि आपको एहसास रहे कि भाई ये तो इधर है, इधर तो किसका है? द्विगु का, और इधर किसका है? अव्ययी भाव का। ये बात केवल एग्जांपल्स पे लागू हो रही है, यानी उदाहरणों पे। देखो जैसे यथा, पहला उदाहरण है इसका, माना कि जैसे माता, सॉरी, सप्त दिनम, सप्त दिनम, 7 दिन है। अच्छा अच्छा अच्छा, एक लाइन और रह गई भाई, पहले वो ऐड करो, बाद में लिखेंगे एग्जाम्पल। लिखो, देखिए जल्दी से लिखो। ये समूह अर्थ में होता है, ये समूह अर्थ में होता है। वो भाई रह रहे की याद आ रही है यार, ये तो छुपा रुस्तम है। एक और लिखो फिर तो,
इसके पदों में प्रायः यानी आमतौर पर कौन सी उपयोगी षष्ठी विभक्ति होती है। कौन सी होती है? षष्ठी विभक्ति होती है। किसके पदों में? द्विगु समास के पदों में। अब द्विगु समास के एग्जाम्पल की बात करेंगे उस साइड में, और इसके जो बाकी दो बच रहे हैं उनको चलाएंगे इस साइड में। यानी बोर्ड के दो पार्ट करने वाला हूं मैं। दो पार्ट का मतलब लाइन खींच के दो हिस्से, ऐसा मत समझना कि तोड़ने वाला हूं, पागल। हाँ जी, देखिए कर्मधारी और देखो, बिल्कुल ऐसे कर लीजिए आप भी अपने कॉपी के पार्ट को थोड़ा सा। कर्मधारय समास के बारे में बात कर रहे हैं अपन। तो देखो पहला मतलब वो तो सीख चुके हैं अपन, जिसके अंदर क्या होता है पूर्व पद विशेषण, दूसरा पद विशेष होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि पूर्व पद वो ले लेते हैं, दोनों पद विशेषण वाला पहले। ठीक है, देखिए जैसे ये हो जाएगा अपना समस्त पद, ये हो जाएगा विग्रह पद। समास पद की जरूरत ही नहीं है, मतलब समास के नाम के ये लिखा है ये ऊपर कर्मधारय। देखिए क्या होता है सबसे पहले के, जैसे मान लो सुप्तोत्थिता बोलेंगे, सुप्तोत्थिता सो करे उठा हुआ ऐसा कोई व्यक्ति, तो उसका विग्रह होगा आदौ सुप्तः, आदौ सुप्तः पश्चाद उत्थितः, आदौ सुप्तः पश्चात उत्थितः, यानी पहले कोई सोया हुआ और बाद में जग गया हो ऐसा कोई व्यक्ति। देखिए आगे सुप्तोत्थित हुआ, इसके बाद में चलते हैं पढ़े, जैसे शीतोष्णम, शीतोष्णम तो इसमें कहेंगे शीतम च, शीतं च उष्णम, शीतम च उष्णम। ठीक है, अर्थात इसको कह सकते हैं अपन, क्योंकि देखो यहाँ पर च एक बार आया है और यहाँ पर कोई दो गुण है। ठीक है ना, देखो शीत और उष्ण, इधर से ए निकलेगा और इधर से ऊ निकलेगा, ए के बाद ऊ होता है तो अपन क्या करते हैं ओ कर देते हैं, इसलिए ये बनाया गया है शीतोष्णम। ये लो क्या बनाया गया है, शीतोष्णम ऐसे बनाया है। ठीक है, चले आगे, देखो आगे और ये न ये आ रहा हो, अगर इसके लिए कोई डाउट हो तो देखो ये है इसका सिस्टम कि शीतम और च, अगर ऐसा कोई पद होता है तो अपन अनुस्वार यही पर सवर्ण से इसका क्या करते हैं, च वर्ग का पांचवा अक्षर आ जाएगा, पर सवर्ण हो जाएगा, इसलिए मैंने ये लिखा है शीतंच उष्णम। सही होगा मेरे हिसाब से, या फिर ग्रामर के हिसाब से भी सही है, ऐसी कोई बात नहीं है, गलत नहीं लिखा। अगर नहीं ध्यान में रहता तो मैं उसको लिखवाता ही नहीं हूँ, और कभी गलत नहीं लिखवाता। इस तरह से मान लो जैसे रक्त पीता, रक्त पीता, रक्त पीत का मतलब ऐसा नहीं है रक्त को पिया हुआ, इसका मतलब है लाल, रक्त का मतलब लाल और पीता है मतलब पीला, तो कहेंगे रक्तश्च पीतः, रक्तश्च पीतः। अब आप ये सोच रहे होंगे सर आपने वहां तो कर दिया, आप यहाँ क्यों नहीं किया? फिर यहाँ इसलिए नहीं किया क्योंकि ये वाक्य क्या है, पुल्लिंग का है। अब पुल्लिंग में देखो रक्त और बाद में च हो तो अपन क्या करते हैं, इसका शकार करते हैं विसर्ग का। ठीक है, इसलिए हो जाएगा रक्तस्य रक्तश्च, ऐसा जैसे रामश्च श्याम, राम और श्याम ऐसा। चले आगे, देखिए इसलिए हो जाएगा जैसे कृष्ण हरिता, ऐसा भी हो सकता है कृष्ण हरिता, तो कृष्णश्च हरिता, काला और हरा ऐसा कह सकते हो इसको, काला हरा। और कोई नहीं, एक आध और लिख लो, क्या दिक्कत है। लक्त कृष्ण ऐसा भी हो सकता है,
क्या करोगे? रक्तश्च कृष्णः, रक्तश्च कृष्णः, ये हो गए अपने। इसके बाद में एक और है, अब दूसरा जो है वो कर रहे हैं अपन उपमान और उपमेय वाला। ये कौन सा था? दोनों पद विशेषण। कौन सा है? दोनों पद विशेषण वाला। अरे यार, दोनों पद विशेषण वाला। अब करेंगे अपने उपमान और उपमेय वाला। कौन सा करेंगे? उपमान और उपमेय। देखिए, वही समस्त पद इधर डालोगे और विग्रह पद इधर डालोगे। ठीक है, समस्त पद में लिखो। देंगे कमल मुखम, कमल मुखम तो हो जाएगा कमलम इव मुखम। हो गया क्या? डाउट है? हाँ, होना भी नहीं चाहिए। इसी तरह से नरसिंह, नरसिंह तो नर इव चंद्रम इव मुखम, चंद्रमा के समान मुख। लेकिन अगर पीछे यस्य सा जुड़ जाए तो फिर वो किस में आ जाएगा? बहुव्रीहि में आ जाएगा, वो इसमें नहीं रहेगा। तो ध्यान रहे, इसीलिए क्या करोगे? चंद्रम मुखम यानी चंद्रमा के समान मुख। तो ये किस में हो जाएगा? कर्मधारी में हो जाएगा। और जैसे मान लो घनश्याम, तो घना इव श्याम, घन के यानी बादलों के समान काला, ये श्याम वर्ण का कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया है? हाँ, प्रसिद्ध तो आ रहा है यहाँ पर भी, कोई दिक्कत नहीं है, घनश्याम हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। इसी तरह से मान लो द्विगु है। अब द्विगु समाज जो है तो इसके अंदर देखो त्रिभुवनम। एग्जाम्पल देख रहे हैं, 4 विशेषताएं लिखवाई थी। इसकी पहली क्या कि कर्मधारय का पहला पद अगर संख्या बची होगा तो उसको क्या कह देंगे? अपन द्विगु कह देंगे। दूसरा क्या है कि इसके पदों में प्राय षष्ठी व्यक्ति होती है। ठीक है, तीसरा ये समूह अर्थ में होता है। ठीक है, और चौथा क्या है कि इसका समस्त पद नपुंसकलिंग एक वचन में बनता है। ठीक है, देखिए त्रिभुवनम एक वचन है, त्रिभुवनम त्रिभुवने त्रिभुवनानि ऐसे चला सकते हो। ठीक है, तो त्रिभुवनम त्रयाणाम भुवनानाम समाहार, षष्ठी आ गई, ये समूह अर्थ आ गया। ठीक है, चलिए आगे। जैसे पंचपात्रम, पंचानाम पात्राणाम समाहार है, 5 पात्रों का समूह। पंचानाम यानी 5 का, पात्राणाम यानी पात्रों का, और समाहार यानी समूह। ठीक है, इसी तरह से सप्त दिनम, तो सप्तानाम दिनानाम समाहार है, 7 दिनों का समूह। इसी तरह से चतुर्युगम, चतुर्नाम युगानाम समाहार, मतलब समूह अर्थ दिखाने के लिए अपन कौन से समास लाएंगे? द्विगु समास लाएंगे। और पहला पद है संख्यावाची होना ही होना चाहिए, जरूरी है। चलिए देखिए, अब देखिए विशेष लाइन है, विशेष। यह समास कहीं कहीं पर ई बड़ी इसलिए लिखी कि बड़ी इकारांति होगा जब भी होगा, छोटी ई होगी तो उसको समास नहीं कहेंगे, ध्यान रखना। जैसे इकारांत स्त्रीलिंगी भी होता है, जैसे त्रिलोकी तो त्रयाणाम लोकानाम समाहार है। अब वो भी इसी में रहेंगे, कोई बाहर थोड़ी जाएंगे, अलग से समास थोड़ी आएगा उनके लिए। देखिए अष्टाध्यायी, अष्टानाम अध्यायानाम समाहार है, 8 अध्यायों का समूह, उसे कहेंगे अष्टाध्यायी। इसी तरह से सप्तशती, तो सप्तानाम शतानाम समाहार है, 7 का 100 का समूह, यानी 700 का समूह, तो उसे कहेंगे अपन सप्तशती। इसी हिसाब से नवरात्रि, तो नवानाम रात्रिनाम समाहार है, 9 रातों का समूह, उसे कह देंगे अपन नवरात्रि। ये आपका द्विगु समास समाप्त होता है, और इसी के साथ इस भाग का भी, इस भाग की भी समाप्ति होती है। मिलेंगे अगले भाग में जल्द ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट जरूर करें। थैंक यू। जय श्री राम।